मुझे ये बताते हुए आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच में एक बहुत ही सीनियर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मिसेस दीपा भट्ट नायर हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पेरेंट्स के कुछ मिथ को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है कि उसका बच्चा जो है न्यूरो डाइवर्स है, तो उसको एक डायरेक्शन समझ में नहीं आता है कि उसे किस डायरेक्शन में आगे मूव करना है, तो ये वीडियो सेगमेंट आपको आपके बच्चे की थेरेपी के डायरेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। थैंक यू। हेलो मैम। हाय नव्या। मैम, क्रिएटिव माइंड्स की टीम ने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करके उनके कुछ क्वेश्चंस लिस्ट करे हैं जो वो बच्चों के साथ डे टू डे लाइफ में डील करते हैं और उनको कहीं ना कहीं उन इश्यूज का प्रॉब्लम उनको सॉल्यूशंस नहीं मिल पाता है। तो आज वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ। तो शैल वी स्टार्ट? श्योर। Okay. So the first question is, my child understands and expresses most of the things non-verbally. How can we encourage him to transition from non-verbal communication to verbal expression? जिसका मतलब है कि मेरा बच्चा बिना बोले जेस्चर्स के थ्रू विदाउट स्पीच बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देता है, वो अपनी बातें बता पाता है और वो समझता भी है, पर जब स्पीच की बारी आती है तो वो इतना अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाता है। तो वो नॉन वर्बल टू वर्बल कम्युनिकेशन हम कैसे प्रोग्रेस में कर सकते हैं? ओके, तो इसका एक स्ट्रेट आंसर नहीं है। इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट है वो खाली हम लोग स्पीच के नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। हमें एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के नज़रिए से देखना पड़ेगा। होलिस्टिक यानी कि उसका मोटर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, चलने की, जंप करने की, एक्शंस कॉपी करने की, कमांड फॉलो करने की क्षमता कैसे है। फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चा कितना इमोशनली स्टेबल है, इमोशनली रेगुलेटेड है कि नहीं है। रेगुलेटेड मतलब कि अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे सह नहीं कर पाता है, क्या इस तरीके के वेरिएशंस हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कम्युनिकेट कर रहा है इशारों से तो क्या क्या इशारे कर रहा है। तो एक पूरा जो हम लोग जब एक असेसमेंट करते हैं, जैसे कि अभी क्रिएटिव माइंड्स में भी आप लोग कॉमडील के असेसमेंट टूल्स को यूज़ करते हो और कॉमडील का जो डेवलपमेंटल चेकलिस्ट है उसमें 8 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि मोटर डोमेन, सोशल डोमेन, इमोशनल, कॉग्निशन, कम्युनिकेशन, इन सभी डोमेन्स का असेसमेंट होता है। तो अच्छी बात है कि ये बच्चा इशारों से कम्युनिकेट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें असेसमेंट करके ये देखना पड़ेगा किस वजह से ये बच्चा बोल नहीं रहा। Okay. तो असेसमेंट के बाद ही हमें मालूम चलेगा कि कहाँ पे बच्चे को मदद की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपके थेरेपिस्ट ने आपको बताया ही होगा कि बच्चे को फोर्स नहीं करना है। अक्सर पेरेंट्स बुलवाने के चक्कर में स्पीच थेरेपिस्ट से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप बुलवाओ हमारे बच्चे को। एक पुरानी और गलत धारणा है कि स्पीच थेरेपिस्ट का काम है आईने के सामने, मिरर के सामने बैठ के फ्लैश कार्ड्स दिखाना और बोलना ये एप्पल है, आप भी एप्पल बोलो। तो ये बहुत ही आउटडेटेड और अनसक्सेसफुल अप्रोच है। इसे बिल्कुल भी मत फॉलो कीजिए। इससे आपके बच्चे की अंदरूनी एंग्जाइटी बहुत डेवलप होगी और स्पीच की तरफ आपका बच्चा नहीं डेवलप करेगा। तो सबसे पहले असेसमेंट की ज़रूरत है और स्पेसिफिकली अगर मैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट के रोल के बारे में बात करती हूँ तो हमें ये देखना है कि ओरल स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्वमेंट है क्या। अगर बच्चा अपने ओरल स्ट्रक्चर को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है, कभी कभी खाने पीने के लिए यूज़ कर पाता है, बट जब हम उसको बोलते हैं कि मुंह खोलो, जीभ निकालो, बच्चा नहीं कर पाता है। तो अगर वॉलंटरी मोटर कंट्रोल में प्रॉब्लम है तो वो हमें एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरा, हमें जेस्चर्स के साथ साथ, क्योंकि इशारों के साथ जो बच्चे कम्युनिकेट करते हैं उसमें लिमिटेशंस होते हैं। यूज़फुल है, जेस्चर्स डेवलप करने ज़रूर चाहिए, बट अगर एक ऑल्टरनेट मेथड जैसे कि आजकल आवाज़ ऐप है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, उसके थ्रू अगर हम बच्चे को सपोर्ट करते हैं
तो पॉसिबिलिटी हाई रहती है कि बच्चा स्पीच की तरफ डेवलप करे। इसमें हमें ये भी याद रखना है कि सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है तो स्पीच को डेवलप होने में काफ़ी साल लग सकते हैं, हो सकता है कि स्पीच डेवलप ना हो। तो ये एडवाइस जो है आपको अपने थेरेपिस्ट के साथ कंसल्टेशन में मिलेगा। ओके, सो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करना है और हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है जिससे हम बच्चे को एक सपोर्ट मिल सके आगे उसके कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। सपोर्ट मिलेगा और फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो ब्रेन सेल्स स्पीच के लिए स्टिमुलेट होने हैं वो होते हैं। स्पेसिफिक टेक्निक्स के साथ हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो उसके चलते फिर काफ़ी बच्चे जिनको हमने इस तरीके का सपोर्ट दिया है आगे चल के स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू मैम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई चाइल्ड कीप्स ऑन टॉकिंग टू हिमसेल्फ इवन ड्यूरिंग एन एक्टिविटी और वाइल ईटिंग, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस इट? जिसका मतलब है कि मेरा बच्चा अपने आप से बातें करता रहता है, रेलेवेंट इरेलेवेंट कुछ भी हो सकता है, ड्यूरिंग एन एक्टिविटी या फिर खाना खाते हुए, नहाते हुए, तो मैम उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी बिहेवियर, चाहे अच्छी बिहेवियर हो चाहे अनवांटेड बिहेवियर हो, हर बिहेवियर का एक कॉज होता है, एक वजह होता है जिसकी वजह से वो बच्चा वो बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। हमारी एक 2-3 गलतियां हैं जो इन सालों में मैंने सीखी हैं, जिनके बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ। किसी भी बिहेवियर को लेके जब भी आप एक गलत बिहेवियर को देखते हो तो आपके मन में बहुत सारी बेचैनी हो जाती है, हाँ मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, मत करो मत करो मत करो। तो ये मैं आपसे बोलूँगी, दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, इसको आप मत करो। तो आप सबसे पहले इग्नोर करो। अगर आप पुअर बिहेवियर की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो चांसेस हैं कि वो बिहेवियर कम हो जाएगा। इग्नोर करने के बाद भी अगर बिहेवियर परसिस्ट करता है तब हमें थेरेपिस्ट के साथ मिल के उस बिहेवियर की वजह ढूंढनी होगी। तो ये जेनरिकली स्पीकिंग था किसी भी बिहेवियर के लिए, बट इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए हमें ये पता लगाना है कि ये बिहेवियर इस बच्चे के लाइफ में क्या पर्पस सर्व करता है। क्या ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका कोई सेंसरी नीड है, मतलब कि उसको कुछ ऑडिटरी फीडबैक चाहिए, उसका जो ऑडिटरी सिस्टम है जो प्रोसेसिंग में कुछ मांग रहा है, तो ये आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं ताकि वो फुलफिल हो। हाँ, ताकि वो फुलफिल हो। तो इसमें ये फुलफिल करे बगैर हम अगर उम्मीद रखते हैं कि ये बच्चा चुप हो जाएगा तो नहीं होगा, उल्टा इसके अलग अलग तरीके के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और बढ़ सकते हैं। तो ये बच्चे का एक ज़रूरत है जो हमें पूरा करना पड़ेगा। इसमें एक टीम की मतलब इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है, कुछ बच्चे सेल्फ टॉकिंग करते हैं अपने आप को एक एक्टिविटी के थ्रू गाइड करने के लिए। आप और मैं भी इस तरीके की सेल्फ टॉकिंग करते हैं जब बहुत ज़्यादा कुछ नया हम लोग करने जा रहे हों या हमारे कोई मुश्किल काम हो तो हम ये करते हैं। तो हमारे बच्चे भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग देमसेल्व्स थ्रू द एक्टिविटी। तो ऐसे में हमें बच्चे को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा ये अपने को हेल्प करने के लिए कर रहा है। हाँ, थोड़ा ऑड ज़रूर लगता है, बट हमें ये भी याद रखना है कि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं। ये पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना मुश्किल है, बट अगर इस माइंड सेट को आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि लाइफ इज़ मच कामर, और उस कामनेस में आपके बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। बच्चे को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, बच्चे की ज़रूरतों को हम समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो बच्चे को हेल्प होती है। तो अगर बच्चा अपने आप को सेल्फ टॉक करके गाइड कर रहा है तो दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बच्चे ने ये नहीं समझा कि थॉट्स को मन के अंदर रखना होता है, थॉट्स को आर्टिकुलेट नहीं करना होता है, थॉट्स को बोलना नहीं होता है। तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो विजुअल्स के थ्रू एक स्पीच थेरेपिस्ट बच्चे को थॉट्स और स्पोकन वर्ड का जो अंतर है वो समझा सकते हैं। समझाने के बाद हम उनको बता सकते हैं कि भैया ये थॉट है जो आप कर रहे हो, इसको आप अंदर रखो, बाहर मत लेके आओ।
ओके। और अगर ये बच्चे की ऑडिटरी ज़रूरत है या ये रिक्वायरमेंट है तो अलग तरीके से हम फिलफिल कर सकते हैं। और धीरे धीरे ओवर टाइम लगता है, हम बच्चे को एक समय भी दे सकते हैं, एक रेगुलेशन में ला सकते हैं कि कब वो ज़ोर से बोल सकते हैं और कब किन सिचुएशंस में नहीं बोल सकते हैं। सो किसी भी बिहेवियर का एक स्ट्रेट कट आंसर नहीं है। टीम को मिलके, पेरेंट्स को मिलके समझ के हल निकालना पड़ेगा। बिकॉज मैम व्हेन इट कम्स टू सेल्फ टॉक, तो बच्चों के न्यूरो डाइवर्जेंस में मैम छोटे छोटे बिहेवियर जो कि पेरेंट्स हमेशा पॉइंट आउट कर देते हैं कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। सो मे बी दैट्स वाई वो चीज़ें इतना उसको टोकना इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बच्चा अपने आप में अंदर तो एक वो साइकिल बन जाता है। इनिशियली बच्चा इसलिए करता है क्योंकि उसकी नीड होती है, बट हम उसको इतना अटेंशन देते हैं कि वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो जाता है। तो बच्चा भी जब भी माँ का अटेंशन जाएगा, माँ को इरिटेट करने के लिए भी बोलने लगेगा। बट ये सिंपल स्ट्रेट कट आंसर्स नहीं है, इनको थोड़ा समय लगा के समझना पड़ेगा। ओके मैम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, my child displays excessive body movements. He finds calmness when he listens to music. During these times, he doesn't exhibit any body movement. However, our challenge lies in engaging him in other activities. He often seems irritable or frustrated and doesn't participate in any activities. How can we effectively engage him in another activities? जिसका मतलब है कि जैसे कि हमने देखा है कुछ न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों में बॉडी मूवमेंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। कभी हैंड फ्लैपिंग हो गया, कभी लेग्स का कुछ मूवमेंट हो गया, कभी हेड मूवमेंट हो गया। पर जब भी पेरेंट बच्चों को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं ये बॉडी मूवमेंट्स हैम्पर करते हैं बच्चों के एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट को, और वो इतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं। मैम, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक 2 सेकंड का मैं समय दूंगी पेरेंट्स को खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, क्योंकि मैंने हिंट आपको दिया था पहले वाले उत्तर में। तो मेनली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हमें समझना है और बच्चा ये क्यों कर रहा है ये भी समझना है। तो मैंने कुछ समय पहले एक ऑटिस्टिक अडल्ट की लिखी हुई किताब पढ़ी थी, जो कि नॉन वर्बल हैं बट टाइप करके कम्युनिकेट करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि बॉडी अवेयरनेस का उनको जो प्रॉब्लम है कि वो नहीं समझ पाते कि इन स्पेस उनका हाथ किधर है, उनका स्टमक किधर है, उनका पैर किधर है। तो उनका जो अपने बॉडी का एक्सपीरियंस है, इट इज़ एज अ स्कैटर्ड। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें एकदम से सब कुछ समझ आ जाता है, कुछ लोगों को ऐसे नहीं समझ आता। और वो कह रहे थे कि जब वो स्पिनिंग करते हैं तो उनको ये स्कैटर्ड होल में समझ आता है। सो मैं ये नहीं कह रही कि हर बच्चे का बॉडी मूवमेंट इसलिए होता है, बट एक वजह होगी हर एक क्यों मूवमेंट के पीछे एक रीजन, वो क्यों कर रहे हैं। तो उस वजह को हमें समझना होगा और बच्चे से बात करना होगा। उस वजह को हमें मीट करना होगा, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही समझ पाएंगे और बता पाएंगे। और उसको मीट करने के साथ साथ बच्चे के साथ, और मैं ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे काफ़ी कुछ समझते हैं। हमारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो समझते नहीं हैं। ये एक और गलती हम लोग अक्सर कर देते हैं। तो बच्चे को हम जब साथ में रख के बच्चे को समझाते हैं कि ये देखो ये एक्टिविटी करना है, हम इस तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं, आओ हम दोनों मिलके ये एक्टिविटी करेंगे। तो ये अगर मूवमेंट की आपकी ज़रूरत है, चलो कोशिश करते हैं। आप टाइमर लगा सकते हो या विजुअल में बता सकते हो कि ये आपको 2 कार्ड उठाने हैं या 1 मिनट के लिए खेलना है, उसके बाद दोबारा आपको मूवमेंट का समय दिया जाएगा और देना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके के अलग अलग अप्रोचेस करके धीरे धीरे हम इस इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं। पूरी तरीके से बंद नहीं करना है, इसको मोर सोशली एक्सेप्टेबल, अगेन वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी हो जाएगा कि आई थिंक एज पेरेंट्स, और आप लोग सब अपने बच्चों के एडवोकेट्स हैं, हमें सोसाइटी को भी समझाना है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। आज आपने ब्लैक ड्रेस पहना है, मैंने ब्लू ड्रेस पहना है, मुझे ब्लू अच्छा लगता है, आपको ब्लैक ड्रेस
अच्छा लगता है, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। हाँ। सोसाइटी ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करती कि कुछ लोगों को थोड़ा मूवमेंट की ज़रूरत है। हम्म। सटल लेवल पे हम सब करते हैं, कई लोगों की आदत होती है हर कहीं पे भी बैठे हों पैर हिलाते रहते हैं, यस उसको मैम, हम बहुत एक्सेप्ट करते होता हैं, है ना? यस मैम। तो कुछ ज़रूरतों को एक्सेप्ट करना चाहिए, कुछ ज़रूरतों को समझ के अलग तरीके से मीट करना चाहिए। तो उसके चलते ऑफ कोर्स अगर लर्निंग कैपेसिटी में इंटरफियर कर रहे हैं तो एज अ टीम हमें मिल के समझ के सपोर्ट करके बच्चे को लर्निंग के लेवल पे लाना पड़ेगा। ओके सो मैम, अगर मैं इस चीज़ को बताऊं तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का यहाँ पे काफ़ी मेजर रोल आ जाता है जस्ट टू फाइंड आउट कि वो रीज़न क्या है। एंड सेकेंड चीज़, हम लोग भी ये चीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल डांस, जब भी वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो उस तरीके के मूवमेंट करते हैं ताकि वो उस चीज़ को रिलीज आउट कर सके। ओके, थैंक यू मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई चाइल्ड अंडरस्टैंड्स मेनी थिंग्स लाइक ऑल द फंक्शनल टास्क, school etiquettes and arranging things as per commands. But with so much improvement in understanding, my child is not communicating verbally on his own until he finds himself in a stress situation. What measures can be taken? जिसका मतलब है कि मेरा बच्चा फंक्शनली सारी चीज़ें एट पार कर रहा है, वो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, सारे स्कूल एटिकेट्स हैं, टेबल मैनर्स हैं, सोशल एनवायरनमेंट में वो अच्छा कर रहा है। बट जब वर्बल कम्युनिकेशन की बात आती है तो बच्चा उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा है, वो उतना अभी भी उस नॉन वर्बल मोड में ही है। मैम, हम कैसे इस चीज़ को अचीव करवा सकते हैं? तो मैं कहूँगी कि एज स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, द मोमेंट हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और स्पीकिंग लैंग्वेज में गैप है, तो ऑल्टरनेट ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस फटाफट कर देना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आवाज़ इज़ गुड, विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू पिक्चर बोर्ड्स वगैरह, एंड अगर बच्चा रेडी है तो टाइपिंग, जो भी अलग तरीके से विदाउट स्पीच के ऊपर फोर्स किए हुए अलग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। देयर इज़ इनफ रिसर्च, अभी रीसेंट रिसर्च भी जो निकल रहा है हमें यही बता रहा है, जितनी जल्दी हम ऑल्टरनेट ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, the likelihood of child moving towards speech is much higher. तो that is the first thing. एक myth burst करना जरूरी है। मैंने कुछ थेरेपिस्ट को भी बोलते हुए देखा है कि आप अगर ये अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करा दोगे, आपका बच्चा बिल्कुल बोलने नहीं वाला है। ये रिसर्च ने गलत प्रूफ किया है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च ने गलत प्रूफ किया है। तो ये एक गलत धारणा है जो हमें बिल्कुल हटा के निकालना है। सो दैट इज़ फर्स्ट। सेकेंड, पैरेलली अगर बच्चे को वॉलंटरी स्पीच में दिक्कत आ रही है तो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, आप और मैं आई थिंक रिसेंटली चेन्नई कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, जहाँ पे डॉक्टर लक्ष्मी ने हमें बताया था कि प्रैक्टिस इश्यूज हैं तो किस तरीके के असेसमेंट्स करने चाहिए, किस तरीके के एक्टिविटीज़ कराने चाहिए। सो यस, देयर आर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जो हमें करने होंगे। एक और कॉन्सेप्ट है प्रोटो वोकैबुलरी का, तो अगर कुछ कुछ साउंड्स बच्चा निकाल रहा है, उन साउंड्स को मीनिंग देने की मतलब होता है प्रोटो वोकैबुलरी। तो अगर बच्चा ब बोल पा रहा है तो ब हम लोग अटैच करेंगे, ब मतलब कि अगर बच्चा कुछ मांगना चाहता है तो दे दो बोल नहीं रहा है, बच्चा ब बोलेगा। बच्चा अगर बस बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है तो बा कुड बी द साउंड फॉर बस। तो बेसिकली बच्चे को हेल्प करना कि साउंड्स को बार बार प्रोड्यूस करें, मीनिंगफुली प्रोड्यूस करें। थोड़ा मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, बट जब आप समझ जाओगे तो ये बहुत हेल्प करता है बच्चे को। तो द साइंस बिहाइंड इट इज़ कि साउंड्स को मीनिंगफुली बार बार बच्चा प्रोड्यूस करेगा तो जो पाथवेज हैं ब्रेन के, उन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो बच्चे को रिपीट नहीं कराना है, रिपीट कराना इज द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर वो रिपीट कर सकता था तो अभी तक बोलता था, रिपीट नहीं कर पा रहा है तो रिपीट नहीं कराना है, बट स्पेसिफिक तरीके से जो वो अपने से बोल पाता है। क्योंकि आप बता रहे हो कि कभी कभी कुछ कुछ साउंड्स निकालता है, उनको मीनिंग दे के प्रोटो वोकैबुलरी डेवलप करना है। तो टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच, फर्स्ट ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस करो, फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस करो, पैरेलली स्पीच प्रोडक्शन के ऊपर काम करो जो कि
मीनिंगफुल वेज में रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस होंगे। मतलब हम साउंड टू ऑब्जेक्ट एक एसोसिएशन हम करना स्टार्ट कर दे कि बच्चा जो भी आउटपुट दे रहा है, वर्बल आउटपुट दे रहा है, हम उसे एक एक्टिविटी, एक ऑब्जेक्ट या फिर एक जेस्चर से हम एसोसिएट कर सकते हैं उस चीज़ को। हाँ। So my next question is, my child repeats my sentences after me. When frustrated, my child says everything which she has learned loudly, and even when I give her language for the current feeling. How can I make my child say sentences on her own? So इसका मतलब है कि मेरा बच्चा जो भी है वो रिपीट करता है, जो भी उसका वर्बल आउटपुट है, जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे पीछे पीछे रिपीट करता है। जब भी बच्चे को गुस्सा आता है वो सारी चीज़ें रिपीट कर देता है जो मैंने अभी तक उसको सिखाई है। तो इसको कम करने के लिए, जैसे कि एक रिपीटिशन होता है, बहुत पेरेंट्स की कंप्लेन होता है कि बच्चा सिर्फ रिपीट कर रहा है, वो समझ नहीं रहा है, तो वो रिपीटिशन हम कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? समझ नहीं रहा है मे नॉट बी द राइट अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से। बच्चे समझते हैं, बच्चों को बोलने में दिक्कत आ रही है। इको ले लिया है, मतलब रिपीट कर रहा है, जो भी आप कह रहे हो वो रिपीट कर रहा है। तो आप ऐसे मॉडल्स दो, आप एनवायरनमेंट में इस तरीके से बोलो ताकि वो मीनिंगफुल चीज़ों को सुने। अगर हम बच्चे के साथ इंटरेक्शन खाली इसको उठाओ, इधर आओ, उधर जाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, पढ़ाई करो, इसी तरीके के इंटरेक्शंस अगर कर रहे हैं तो यही लैंग्वेज बच्चा भी सुन रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप बच्चे के साथ बैठते हो, एक हैप्पी माहौल में बैठते हो, उसके साथ आप शेयर करते हो कि आपके दिन में क्या क्या हुआ, तो वो काफ़ी सारा लैंग्वेज सुनता है। और जब बच्चे इस तरीके की लैंग्वेज को सुनते हैं जिसमें उनके ऊपर कोई डिमांड नहीं है, एक क्वाइट स्पेस में आप दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, बच्चे खाली सुन रहे हैं, या फिर आप किसी फैमिली हॉलिडे पे गए हो तो फ़ोन पे आप फोटोग्राफ्स निकाल के उनके बारे में बात कर सकते हो। तो ऐसे आप बात करोगे तो काफ़ी सारा लैंग्वेज मॉडल मिलता है बच्चे को जो वो मीनिंगफुली फिर यूज़ करने लगेगा। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा है, हम लोग बोलते हैं ट्रेजर मैप्स। मतलब कि अगर आप कहीं घूम के आए हो या बच्चा स्कूल से आया, आपको मालूम है कि क्या क्या हुआ था, तो आप एक ड्राइंग बुक ले लो, एक पेन ले लो, पेंसिल ले लो, छोटे छोटे चित्र बनाओ और स्पीच बल्ब्स यानी कि जैसे कॉमिक्स में आप देखते हो कि एक बल्ब बना रहता है, उसके अंदर स्पोकन वर्ड्स, नॉट थॉट्स, स्पोकन वर्ड्स लिखे रहते हैं कि एज बेसिक एज हेलो पापा, तो आपने हेलो पापा उसमें लिखा। फिर आपने एक चित्र बनाया बच्चे का, सिंपल स्टिक फिगर, मतलब गोल सर्कल, हैंड्स, लेग्स, हेलो मम्मा, या बच्चा बोल रहा है हेलो पापा। फिर आप नेक्स्ट पेज में आप लिख सकते हो कि पापा, मम्मा एंड बेबी वेंट टू पार्क। देन आप बेबी का फोटो स्टिक फिगर बना के कम प्ले विद मी आपने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से दिस इज फन, आई लाइक डूइंग दिस। तो इस तरीके के लैंग्वेज को आप लिखा हुआ, भले ही आपको लगे बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, आप स्टिमुलेट करो, आप दिखाओ बच्चे को। मेनी चिल्ड्रन एंजॉय दिस। एक बुक उनकी बन जाती है जो वो अक्सर अपने से भी बैठ के पन्ने पलटेंगे, देखेंगे। तो इससे फिर सेंटेंस फॉर्मेशन और यूजफुल लैंग्वेज डेवलप होगा। ओके मैम। Ma'am, my next question is, my daughter really enjoys singing, which is great. But sometimes she relies on singing too much to show how she's feeling. Like when she's upset or angry, instead of talking about it, she sings angrily. How can I help her? इसका मतलब है कि मेरी बेटी हमेशा गाना गाकर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। अगर वो अपसेट है या फिर हैप्पी है, वो खुद को एक्सप्रेस करेगी सिर्फ गाना गाकर, वो उस टाइम पे सेंटेंसेस नहीं यूज करेगी। इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं मैम? हाँ, तो एंड आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि पिछले वाले में मैं भूल गई बताना कि बच्चा जब रिपीट करता है, गुस्सा आता है, कुछ भी रिपीट करता है, इसलिए रिपीट कर रहा है क्योंकि उसके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि आई एम एंग्री। सो सिमिलरली इस बच्ची के साथ शब्द नहीं है बोलने के लिए कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड या आई एम एंग्री, आई एम सो हैप्पी। तो थोड़ा सा जेनरिक बोल के स्पेसिफिकली इस बच्चे के बारे में बात करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे। तो मेरा ये एडवाइस है कि शुरू से ही आप बच्चे के वातावरण में
उसके फीलिंग्स के बारे में बात कीजिए। छोटे छोटे बच्चे समझते हैं, प्री स्कूल बच्चे जेलस जैसे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में ये भावनाएं उनके अंदर हैं, तो इन भावनाओं को हमें लेबल करना चाहिए। तो वर्ड्स इसमें हिंदी में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट वर्ड्स लाइक फ्रस्ट्रेटेड, डिसगस्टेड, एंग्री, डिसअपॉइंटेड, हैप्पी, एक्साइटेड, एनॉयड, थ्रिल्ड, ये शब्द उनके वातावरण में होने चाहिए। जब आप उनके साथ बात करते हो तो इन शब्द को उन्हें सुनना चाहिए। आप जब इनको महसूस करते हो तो आप बताइए कि मैं भी बहुत थ्रिल्ड हूँ, मुझे आज ऑफिस में बॉस ने शाबाशी दी है। या फिर अगर बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, ब्लॉक्स फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड मम्मा, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड पापा, ये मुझसे नहीं हो रहा है, बच्चे के लिए आप बात कीजिए, तो बच्चा उस फीलिंग का लेबल सुनेगा। ऐसे करने से आगे चलते चलते इन शब्दों को वो यूज भी करने लगेगा। अभी अगर आपका बच्चा ओल्डर है और अभी मतलब ओल्डर बच्चे के साथ भी आप ये सब आपको करना ही चाहिए, बट साथ साथ में आप विजुअल्स भी यूज कर सकते हो। तो आप एंग्री का एक मतलब वो लगा के, या वो जो सिचुएशन जिसमें वो एंग्री फील कर रहे हैं उसका फोटोग्राफ लगा के आप दिखा सकते हो कि शाउटिंग के ऊपर आप एक रेड क्रॉस लगाइए और दूसरे में आप एक चित्र बनाइए, आई एम एंग्री, आई एम अपसेट, और वहाँ पे एक टिक लगाइए और उसको समझाइए कि हाँ आपको गुस्सा आता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये उस समय नहीं जब उसको बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, वो नहीं सुनेगा, बट जब आपका बच्चा एक शांत माइंड फ्रेम ऑफ माइंड में होगा तो आप कर सकते हो। सिमिलरली ये क्यों गा के बात कर रही है, हो सकता है कि जब वो गाती है बच्ची तो उसका ब्रेन स्पीच प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो जो रिदम है म्यूजिक का, दैट इज एनेबलिंग द आउटपुट ऑफ द स्पीच। तो ऐसे में स्पीच थेरेपी में हम लोग एडल्ट्स के साथ मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी यूज करते हैं। तो वही टेक्निक हम इसके साथ भी ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बट हो सकता है वो हेल्प हो। तो उससे जो मीनिंगफुल, अभी क्या हो रहा है, वातावरण के हो सकते हैं गाने, फिल्म सॉन्ग्स वगैरह सुन के वो गा रही है, बट वो फिल्म सॉन्ग्स के ट्यून में या एक रिदम में जब हम मीनिंगफुल, हाउ आर यू टुडे, आई एम फाइन थैंक यू, गिव मी एन एरोप्लेन, इस तरीके से म्यूजिकली हम अगर बच्चे को थेरेपी में टैकल करते हैं, हेल्प करते हैं, हो सकता है कि और अच्छे से फिर वो स्पीच की ओर बढ़े। इंटोनेशंस का यूज करके उसको और बेटर कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर ऑल सजेशंस। अलग अलग बच्चे के साथ मैं ये नहीं कह रही कि यही वर्क करेगा, बिकॉज बच्चे को समझे बगैर, बच्चे को जाने बगैर डायरेक्ट एडवाइस देना पॉसिबल नहीं है, बट दिस कुड बी पॉसिबिलिटीज जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, since 7 to 8 months now, my child answers simple questions which are in present. But my child fails to answer the question or describe an incident which has happened in past. Like, what did you had for lunch? After consistent efforts since months now, child is reluctant to answer the same. Kindly suggest what can be done. जिसका मतलब है अभी 7 to 8 months हो गए हैं, इतने महीने हो गए हैं, बच्चा हर वो चीज़ आंसर कर रहा है जो प्रेजेंट में है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, क्या खा रहे हो, मम्मा क्या कर रही हैं, बट जब बारी आती है कि हमने क्या खाया था, आज सुबह क्या, कहाँ गए थे, बच्चा वो चीज़ आंसर नहीं कर रहा है। तो मैम उसके लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं? सो गुड, आप अपने बच्चे को इस लेवल तक लाए कि प्रेजेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपका बच्चा आंसर कर पा रहा है। वेरी गुड, आपकी मेहनत का आपको फल मिल रहा है। आई एम हैप्पी टू हियर दैट। पास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करने में या डेवलप होने में न्यूरोटिपिकल बच्चों में भी समय लगता है। तो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसको डेवलप करने के लिए थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। विजुअल सपोर्ट्स के साथ आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैलेंडर हैंग करते हो और आज 2 मार्च है, तो अगर आप 2 मार्च के इसमें, ये लो मैं आपको आपका फेवरेट एरोप्लेन दे रही हूँ आपको खेलने के लिए, चलो 2 मार्च को आपको एरोप्लेन मिला,
यहाँ हम एरोप्लेन का एक स्टिकर लगा देते हैं, यहाँ हम ड्रॉ करते हैं 2 मार्च एरोप्लेन, ये 2 मार्च को आपको एरोप्लेन मिला, आप खेल रहे हो, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, इतना सारा हम बात करेंगे। 3 मार्च को हम बच्चे को बुलाएंगे, बोलेंगे कल 2 मार्च था, आज 3 है, 2 मार्च को आपको क्या मिला था, आप एरोप्लेन के साथ खेले थे, आपको याद है? तो इस तरीके से एक एक मतलब कुछ इंटरेस्टिंग लेके कैलेंडर के ऊपर दिखा के कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट आप डेवलप कर सकते हो। And using more visual. या एंड एक और बात मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने इन सालों में देखा है, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को बुलवाने के लिए क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सो आस्किंग क्वेश्चंस इज द वर्स्ट। क्वेश्चंस क्या, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, आप देखिए कितना हम क्वेश्चन पूछते हैं और कितना हम वैसे ही कम्युनिकेट करते हैं। वैसे ही कम्युनिकेट करने की जो परसेंटेज है हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, क्वेश्चंस पूछ के कम्युनिकेट करने की जो वो होती है बहुत कम होती है। तो फिर बाद में पेरेंट्स आके बोलते हैं हमारा बच्चा तो बोलता ही नहीं है, जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो बोलता ही नहीं है। अरे आपने क्वेश्चन ही पूछ के सिखाया है तो वो क्वेश्चन पर ही आंसर करेगा। तो क्वेश्चंस पूछना बंद कीजिए। शेयरिंग ऑफ योर थॉट्स, शेयरिंग ऑफ योर एवरीडे एक्सपीरियंसेस, इसको बढ़ाइए। बात भी नहीं करें आप, बच्चे के साथ खेलें, घर का माहौल अच्छा रखें, तो बच्चा काफ़ी कुछ जो सीख रहा है अपने आप डेमोन्स्ट्रेट करने लगेगा। सो हाँ, मेरे प्रैक्टिस में जो मदर्स और फादर्स क्वेश्चंस पूछना कम कर देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं मैम ये आपने बहुत बड़ी हमको सीख दी है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से अभी डेवलप हो रहे हैं। सो आप पेरेंट्स, आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चंस पूछना बंद कीजिए। Ma'am, next question. We live in a nuclear family. I left my job as soon as we realized that our child has autism. I tried to play with my child but couldn't see much improvement. My child is much better in a therapy environment. How play with my child at home to improve language? Please suggest some simple tasks in creating a language rich environment. इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम एक छोटे फैमिली में रहते हैं एंड मदर अपने बच्चे के साथ खेल रही हैं, बट बच्चे को जो लैंग्वेज मिल रहा है वो इतने अच्छे से बच्चा उस चीज़ को परसीव नहीं कर रहा है। हो सकता है कि बच्चा थेरेपी एनवायरनमेंट में बेटर हो। तो घर पे एक एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं कि बच्चा लैंग्वेज को परसीव? सबसे पहले आई वुड से कि आपने एक बहुत कठिन डिसीजन लिया है अपना जॉब स्टॉप करके बच्चे को सपोर्ट करने का। इट वुड नॉट हैव बीन ईजी फॉर यू एंड अब ये वक्त है कि आप अपने आप को एम्पावर करें, आप सही तरीके के स्ट्रैटेजीज सीखें जिससे कि आपका जो गोल है कि बच्चे को मैक्सिमली आप सपोर्ट कर सकें, उसकी तरफ आप सही तरीके से बढ़ सकते हैं। सो इसमें मैं कहूँगी कि सही तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को सीख के आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल की तरफ बढ़ोगे। सो दैट इज़ वन। एंड सेकंड, आज के दिन में काफ़ी सारा आपको सपोर्ट भी मिलेगा। कुछ साल पहले इस तरीके का सपोर्ट आपको नहीं मिलता था, तो यंगर एज में आपने सही डिसीजन लिया है बच्चे को सपोर्ट करने की। आपने ये नहीं सोचा कि नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं कुछ और वक्त देती हूँ बच्चे को, नहीं, आपने सही समझ के सही डिसीजन लिया है। सो यू आर ऑन ट्रैक विद दैट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप बच्चे के साथ घर पे नहीं एंगेज कर पा रहे हो तो आपका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकती हूँ। तो इसमें मेरा आपसे एडवाइस होगा, नंबर 1 कि घर पे सबसे पहले वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ हैप्पी एनवायरनमेंट। रोना धोना नहीं होना चाहिए। नेचुरल है कि कभी कभी आप दुखी फील करोगे, कभी कभी आपको गुस्सा भी आएगा कि क्योंकि आपकी लाइफ एक डायरेक्शन में चल रही थी, सडनली वो डायरेक्शन बदल गया है। तो सबसे पहले अपने आप पर वर्क कीजिए, अपने आप को एम्पावर कीजिए, अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए इस नए रियलिटी से समझ के आगे चलने के लिए। दैट इज़ माई फर्स्ट एडवाइस टू यू। तो फर्स्ट, हैप्पी माहौल कीजिए। सेकंड, बच्चे के साथ हर एक इंटरैक्शन को हैप्पी रखिए। आपका गोल होना चाहिए, आई विल इंटरैक्ट इन अ हैप्पी एनवायरनमेंट विद माई चाइल्ड। डोंट हैव एनी गोल कि लैंग्वेज डेवलप होगा या मोटर डेवलप होगा, ऐसे नहीं।
बच्चे के साथ मैं, आपका क्वेश्चन सही है, आप खेलना चाहते हैं, बहुत सही है, कैसे खेलूं, दैट इज अ राइट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, एंड अगेन आई अपलॉड यू फॉर दैट। कैसे खेलूं बताने से पहले एक लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि बच्चा बोलता नहीं है, ये मत सोचिए कि बच्चा समझता नहीं है। तो बच्चे के बारे में बच्चे के सामने कभी भी डिस्कशन मत कीजिए। आप किसी थेरेपिस्ट से, डॉक्टर से फोन पे कंसल्ट करना चाहते हैं, दूसरे कमरे में जाइए। आप बच्चे के दादा दादी, नाना नानी पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, बच्चे के सामने नहीं, बच्चा सो जाएगा, उस टाइम पे बात कीजिए। सो दैट इज, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का जब भी, मतलब कोई भी सिचुएशन जब मेरे सामने आता है, आई ट्राई टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच। तो ऐसा लिमिटेड अप्रोच में हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। सो पेरेंट्स का एम्पावर्ड होना, पेरेंट्स का मजबूत होना, पेरेंट का माइंडसेट सबसे पहले। इस माइंड के सेट के साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको प्री लर्निंग स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। कॉमडील का एक बहुत अच्छा मैनुअल भी है जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज दिए गए हैं प्री लर्निंग स्किल्स के, क्योंकि इसमें जो है बच्चे के सेंसरी ज़रूरतें, मैं बार बार सेंसरी ज़रूरतें बोल रही हूँ, मैं उम्मीद रखती हूँ आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाके इस शब्द का डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेंगे। बट ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ही बेसिक हैं। पानी के साथ खेलना हो गया, रवा के साथ या सैंड के साथ खेलना हो गया, शेविंग फोम के साथ खेलना हो गया। तो इसमें खाली बच्चे को मस्ती मारने दीजिए, गंदगी फैलाने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको, आपके घर में हेल्प नहीं है, आपको उस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक प्लास्टिक शीट के ऊपर बच्चे को बिठाइए, या एक प्लास्टिक टब में भी बैठना बहुत पसंद करते हैं बच्चे। टब में बैठेंगे तो इधर उधर आपके उतना घूमेंगे भी नहीं, आपके साथ खेलते रहेंगे। तो चना, पूरे टब में आप चना भर दीजिए, राजमा भर दीजिए, बच्चा ऐसे खेलते रहेगा। जब वो बच्चा खेल रहा है आप बात कीजिए। आप ये मत सोचिए, आप बात कीजिए, बट आप बच्चे से किसी भी रेस्पॉन्स का उम्मीद इस वक्त मत रखिए। आप खाली ये सोचिए कि बच्चा खुश रहे, बस। अरे चना ऊपर जा रहा है, चना नीचे जा रहा है, चना तुमने बाहर फेंक दिया, तुमको बड़ा मजा आ रहा है चना के साथ खेलने में। मेरे किचन का सारा चना तुम्हारे टब में आ गया, अब मैं छोले कैसे बनाऊं? तो इस तरीके से आपको बात करना है। Okay. Ma'am, the last question. How to reduce child's vocal stimming? My child doesn't even attend to what I'm asking because of vocal stimming. Kindly suggest measures. So, यहाँ पेरेंट का क्वेश्चन है कि जब भी वो अपने बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा कुछ भी साउंड्स प्रोड्यूस करता है जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, कुछ भी साउंड्स अपना प्रोड्यूस करना, कोई एनिमल साउंड या फिर कुछ भी इरेलेवेंट साउंड, उसको कम करने के लिए मैम क्या मेजर्स हो सकते हैं? दिस इज अ गुड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर मैं ऑलरेडी अलग अलग पार्ट्स में दे चुकी हूँ। तो जस्ट टू समराइज ऑल दैट आई हैव सेड, चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है उसमें हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच में घर का वातावरण, पेरेंट्स का एम्पावर्ड होना, बच्चे के सेंसरी नीड्स को मीट करना, सेंसरी एंड मोटर नीड्स को मीट करना, लैंग्वेज को स्टिमुलेट करना, मतलब कि प्रश्न नहीं पूछने हैं, हमें एक लैंग्वेज रिच वातावरण, लैंग्वेज रिच माहौल घर में बनाना है। ये सब बहुत जरूरी है। फाइनली बिहेवियर जो है वो बच्चे के लाइफ में क्या मायने रखता है। अगर ये बच्चा बार बार स्टिमिंग कर रहा है, क्या हो सकता है वो नो बोलना नहीं जानता हो, वो आपके स्टाइल से इरिटेट हो रहा हो, और जैसे कि आप अगर बार बार उससे प्रश्न पूछ रहे हो तो बोलना चाहिए नो, मुझे परेशान मत करो। तो वो देख रहा है कि जब वो वोकल स्टिमिंग करता है तो आप फ्रस्ट्रेट होके चले जाते हो। तो ऐसे में नो बोलना सिखाओ। जो आपके बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस की अगर ज़रूरत है तो उन चेंजेस को करो। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि पहले समझो कि ये स्टिमिंग किस वजह से हो रही है, इस बच्चे के लाइफ में ये स्टिमिंग का क्या पर्पस है। और हमेशा याद रखो, नेगेटिव बिहेवियर को हम रोक नहीं सकते हैं, बट उसको विद अ पॉजिटिव बिहेवियर रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर नो बोलना नहीं आता है तो नो बोलना सिखाइए। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ऑल्टरनेट मेथड, मतलब हो सकता है पिक्चर्स के साथ, एक्शंस के साथ, टाइपिंग के साथ, जो डेवलप उस बच्चे में क्षमता है वो डेवलप कीजिए, ताकि यू कैन रिप्लेस द नेगेटिव विद अ पॉजिटिव। एंड नेगेटिव हमारी नज़रों में है, बच्चे की अगर ज़रूरत है वो,
तो हमें पूरी करनी होगी, एक्सेप्ट करना होगा। ओके, तो मैम लाइक ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट में होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करनी है। बच्चा कुछ भी बिहेवियर कर रहा है उसका एक रीज़न है, उस रीज़न को जानकर हमें अप्रोप्रिएटली उस ट्रैक पे फिर आगे काम करना है। एंड ऑफ कोर्स हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। या देयर इज समथिंग नोन एज, जो साइकोलॉजिस्ट बहुत यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ अ टीम, तो साइकोलॉजिस्ट यूज व्हाट इज नोन एज ABC, मतलब कि बिहेवियर इज द B, A इज द एंटीसीडेंट, मतलब कि उस बिहेवियर के होने से पहले वो क्या चल रहा था बच्चे की लाइफ में, एंड C इज द कॉन्सिक्वेंस, उस बिहेवियर की वजह से बच्चे को क्या मिला, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। तो इस तरीके का ABC एनालिसिस 1 हफ्ता 2 हफ्ता एक फॉर्म भर के जब हम करते हैं तो भी हमें ज़्यादा इंसाइट मिलता है, ज़्यादा जानकारी मिलती है कि बिहेवियर्स क्यों हो रहे हैं। वो क्या ट्रिगर कर रहा है उस टाइम पे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई होप आफ्टर दिस Q&A राउंड पेरेंट्स के काफ़ी सारे डाउट्स कुछ क्लियर होंगे, एंड आई थिंक दे विल गेट अ करेक्ट पाथ टू मूव ऑन। थैंक यू मैम। एंड माई बिग थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने ये क्वेश्चंस भेजे। आई होप कुछ लेवल तक आपको हेल्प मिला हो, and I'm sure the team will be able to take this forward with you and help you in a much better way. So my best wishes to all of you and the team at Creative Minds. Thank you.